जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आदि ईडू हब पे। आज की इस वीडियो में जो हमारा वीडियो चल रहा है बिहार स्पेशल सीरीज के तहत, आज हम बिहार का आधुनिक इतिहास पढ़ने वाले हैं। बिहार का आधुनिक इतिहास पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में बिहार का प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लिया है, बिहार का सामान्य परिचय भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा प्लीज़। वीडियो के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बिहार का आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो बिहार का आधुनिक इतिहास, इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो टॉपिक पहले चेक कर लें। बिहार का आधुनिक इतिहास, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले यूरोपीय कंपनी द्वारा प्रवेश, यूरोपीय कंपनी का प्रवेश बिहार में। फिर जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे, फिर 1857 की क्रांति और बिहार। उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा है यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। तो यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, इसको देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा आ जाएगा यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। तो बढ़ते हैं यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। इसके बात करें यूरोपीय कंपनी का प्रवेश 17वीं सदी के दौरान यूरोपीय कंपनी का प्रमुख केंद्र बिहार रहा। प्रमुख केंद्र क्या रहा? बिहार। बिहार से सोरा सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी, चीनी और अफीम, इस सब का क्या करते थे? व्यापार करते कौन? यूरोपीय। बिहार से क्या तो सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी और अफीम का व्यापार करते थे। वहीं बात करें तो इस क्रम में बिहार आने वाला पहला कंपनी कौन था? तो पुर्तगाल। बिहार आने वाला पहला कंपनी पुर्तगाल होता है। बिहार आने वाला पहला कंपनी कौन है? तो पुर्तगाल। वहीं बात करें हम पुर्तगाल के बारे में, तो बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल आया था। यूरोपीय कंपनी कौन है? पुर्तगाल आया। कहाँ? बिहार में। वहीं बात करें तो पुर्तगालियों ने हुगली को केंद्र बनाकर, किसको केंद्र बनाया था? हुगली को ही बनाया था, जो कोलकाता में है। केंद्र हुगली को ही बनाया था, लेकिन व्यापार करने बिहार के क्षेत्र में आता था। व्यापार करने कहाँ? बिहार के क्षेत्र में आया। सबसे पहले व्यापार करने बिहार के क्षेत्र में कौन आया? तो पुर्तगाली बिहार से सोरा सूती वस्त्र, चीनी का व्यापार करते थे। सोरा, सूती वस्त्र और चीनी का व्यापार करते थे कौन? पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुर्तगाली के बाद आता है हमारा डच। पुर्तगालियों के बाद आता है हमारा दूसरा कंपनी कौन है? तो डच। पुर्तगालियों के बाद आने वाला यूरोपीय कंपनी डच। तो डच के बारे में बात करें हम, पहला कंपनी कौन है? डच। तो डच को देखते हैं। तो डच पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित किया था। कौन? डचों ने। पहला व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री लगाने का काम कौन किया था? डच ने 1632 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री बिहार में स्थापित करता है। कहाँ? बिहार में स्थापित करता है। कब? 1632 में। कहाँ है? तो बिहार में। कहाँ पे? तो बिहार में जो वर्तमान पटना कॉलेज है, पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थापित करता है। पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थापित करता है। डचों की अभिरुचि के बारे में बात करें, डच यहाँ पे व्यापार क्या करते थे? तो डच यहाँ से सूती वस्त्र, सोरा आदि का व्यापार करते थे। सूती वस्त्र, सोरा आदि का व्यापार कौन करते थे? डच। चलिए आगे बढ़े। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आगे आने वाला इसके बाद आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन है? अंग्रेज। तो इसके बाद कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं, ब्रिटिश या अंग्रेज। इसके बाद आते हैं किसके? डच के बाद। पहले पुर्तगाली है, पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, और डच के बाद आने वाले कंपनी कौन है? अंग्रेज। तो अंग्रेज के बारे में हम पढ़ ले। तो अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में, कब? 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। कब? 1620 में स्थापित किए, लेकिन वह 1621 में बंद हो गया। लेकिन वो कब? 1621 में बंद हो जाता है। 1620 में आलमगंज में स्थापित तो करते हैं, लेकिन 1621 में बंद हो जाता है। उसके बाद अंग्रेजों ने पुनः अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में पटना के गुलजार बाग में स्थापित करते। पटना के गुलजार बाग में स्थापित करते कौन? अंग्रेज। कहाँ? तो पटना के गुलजार बाग में। चलिए आगे बात करें। अंग्रेजों द्वारा पहला स्थापित फैक्ट्री, अंग्रेजों के द्वारा पहला स्थापित फैक्ट्री जो कि गुलजार बाग में स्थापित किए थे। अभी वर्तमान में वह गवर्नमेंट का प्रिंटिंग प्रेस के रूप में कार्यरत है। गवर्नमेंट का प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। अभी जो
अंग्रेज जो कंपनी बनाए थे वो वाला बिल्डिंग अभी क्या काम करता है, तो गवर्नमेंट यानी सरकार का प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय के रूप में काम करता है अभी वर्तमान में। वहीं बात करें आगे तो ब्रिटिश ब्रिटिश यहाँ से सोरा सोरा अफीम सूती वस्त्र अफीम सूती वस्त्र नील चीनी मिट्टी तथा चीनी का व्यापार करते थे, तथा चीनी का यहाँ से व्यापार करते थे, कहाँ, बिहार से। वहीं आगे बढ़े तो आगे देखें हम 1904 में स्थापित चीनी मिल 1904 में अंग्रेजों के द्वारा चीनी मिल स्थापित किया गया था, कहाँ, तो मढ़ौरा सारण में। मढ़ौरा सारण में अंग्रेजों के द्वारा 1904 ईस्वी में चीनी मिल स्थापित किया जाता है। चलिए आगे बढ़े तो इसके में आगे बढ़े तो इसके बाद आने वाला कंपनी कौन है हमारा, डेनमार्क। इसके बाद आने वाला कंपनी कौन है, डेनमार्क। तो डेनमार्क के बारे में बात करें, डेनमार्क डेनमार्क यानी कि डेनमार्क का रहने वाला कौन, डेनिस बोलते हैं। तो डेनिस ने 1974-75 में डेनिस 1974 या 75 में पटना सिटी के नेपाल कोठी के समीप पटना सिटी के नेपाल कोठी के समीप समीप अपना फैक्ट्री स्थापित कर दे कहाँ, तो पटना सिटी के नेपाल कोठी के समीप। वहीं बात करें तो फ्रांसीसियो ने अपना कोई भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री बिहार में स्थापित नहीं किए थे, कहाँ, बिहार में स्थापित नहीं किए थे। चलिए आगे बढ़े, आगे देखें तो इसका हमारा क्या, अंग्रेज यूरोपीय कंपनी बिहार में आते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं अंग्रेजों का बिहार पर कब्जा। अंग्रेजों का बिहार पर कब्जा, अंग्रेज कैसे कैसे किस क्रम में बिहार पर कब्जा करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अंग्रेजों का बिहार पर कब्जा वहीं पढ़े तो 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फारूक सियर ने शाही फरमान जारी करते हैं। इस शाही फरमान को क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। शाही फरमान जो जारी किए फारूक सियर, उसे क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। इस फरमान के तहत अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का इजाज़त देते हैं किसका, तो टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए। कौन, तो फारूक सियर। कब, 1717 में। किसके जरिए, तो शाही फरमान जारी करके, शाही फरमान के जरिए अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने की इजाज़त दे देते हैं। वहीं बात करें आगे तो सब फिर 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। कौन, तो सिराजुद्दौला जब 1756 में बंगाल का नवाब बनता है, उसके बाद सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष होता है। कब, तो 4 जून 1756 ईस्वी को 4 जून 1756 ईस्वी को प्रथम संघर्ष होता है किसके बीच में, तो सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में। कहाँ होता है, तो कासिम बाजार में। कहाँ होता है, कासिम बाजार में। 4 जून 1756 को पहला संघर्ष कहाँ होता है, तो कासिम बाजार में। किसके बीच में, तो सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े तो हॉलवेल के अनुसार बात करें, हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कोलकाता में काल कोठरी की घटना होती है। किसकी, काल कोठरी की घटना कब होती है, तो 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना, जिसे हम ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक होल। इस घटना के अनुसार सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज कैदियों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। कौन, सिराजुद्दौला। एक कमरे में कितना, तो 146 अंग्रेज लोगों को बंद कर देते हैं। जब 23 जून को कमरा खोला गया तो केवल 23 व्यक्ति जीवित थे। कितना, केवल 23 व्यक्ति। 146 व्यक्ति को बंद किए थे, जिसमें से मात्र 23 व्यक्ति जीवित थे, यानी कि 123 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। उनमें से एक कौन, हॉलवेल भी बचा हुआ था। आगे बात करते हैं, इस घटना के बाद क्लाइव जो रॉबर्ट क्लाइव था, क्लाइव ने कोलकाता पर अधिकार कर लेता है और अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला को करने पर विवश कर देता है। सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि करने पर विवश कर देता है। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। आगे बात है तो इसके बाद 23 जून 1756 को
अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच में, अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध होता है। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच किसका? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया। कब? तो 23 जून 1756 को। याद, डेट ध्यान में रखेंगे कितना? तो 23 जून 1756 को सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। वहीं बात करें आगे, तो इस लड़ाई में, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सहयोगी कौन थे? तो मीर मर्दान और मोहनलाल। मीर मर्दान और मोहनलाल किसका? तो सिराजुद्दौला के सहयोगी थे। वहीं बात करें तो मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसने धोखा दे दिया था। किसने? मीर जाफ़र ने किसको? सिराजुद्दौला को धोखा दिया। वो सेनापति था, फिर भी वो अंग्रेज की तरफ जाकर मिल जाता है। फिर अंग्रेज के तरफ से सिराजुद्दौला के विरोध में कैप्टन कौन थे? कैप्टन मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेज की तरफ से कौन थे? कैप्टन मुनरो, यानी कि सिराजुद्दौला वर्सेज कैप्टन मुनरो, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। चलिए आगे बात करें। इसके बाद प्लासी के युद्ध के दौरान ही मीर जाफ़र का पुत्र प्लासी के युद्ध के दौरान ही बात करें तो मीर जाफ़र के पुत्र कौन? मीर जाफ़र के पुत्र कौन है? मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। वहीं बात करें इसके बाद 1760 में बंगाल का नवाब मीर कासिम बनते हैं। मीर कासिम कब बनते हैं? तो 1760 में बनते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित किए थे। कब? तो मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित किए थे। कौन? मीर कासिम। वहीं बात करें आगे, तो मुंगेर में बंदूक तथा बम का फैक्ट्री मीर कासिम ने ही लगवाए थे। क्या चीज़ का? तो बंदूक और बम का फैक्ट्री मीर कासिम ने कहाँ लगवाया? तो मुंगेर में। मुंगेर को राजधानी भी बनाए। कहाँ से? तो मुर्शिदाबाद से हटाकर। कौन? तो मीर कासिम, ध्यान में रखेंगे। वहीं बात करें आगे, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ा गया। क्या चीज़ का? बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर का युद्ध लड़ा गया किसमें? तो मीर कासिम और अवध के नवाब बक्सर का युद्ध लड़ा गया किसके बीच में? तो एक तरफ थे मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। एक तरफ तीन लोग थे। कौन? तो मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और दूसरी तरफ क्या थे? अंग्रेज। यानी कि एक तरफ संयुक्त सेना, तीनों के मिलकर जो सेना संयुक्त सेना, और दूसरी तरफ अंग्रेज का युद्ध हुआ। वही बात करें तो इस युद्ध में यानी कि बक्सर युद्ध में तीनों भाग लिया था। मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो संयुक्त सेना थी, ये संयुक्त सेना थी, उसने संयुक्त सेना को हार जाता है। संयुक्त सेना क्या होता है? संयुक्त सेना की हार हो जाती है। किससे? तो अंग्रेज से। अंग्रेज और संयुक्त सेना के बीच में जो लड़ाई हुआ तो संयुक्त सेना की क्या हो जाती है? हार। संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल थे? तो मीर कासिम शामिल थे, जो बंगाल के नवाब थे। अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे। वहीं बात करें तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी थे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों संयुक्त सेना की तरफ से थे, और दूसरी ओर अंग्रेज। आगे बात करें तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच में होता है। अंग्रेज के बीच में क्या होता है? तो इलाहाबाद की संधि। अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में क्या होता है? इलाहाबाद की संधि। कब होता है? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि होती है। आगे बढ़े तो क्लाइव के द्वारा बात करें हम, क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था। क्या द्वैध शासन लगाने वाला कौन था बंगाल में? तो क्लाइव। कब लगाया था? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में कौन? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन लगाते हैं। वहीं जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनते हैं। जब बंगाल का गवर्नर बनते हैं तो 1772
1772 में इसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। किसे? द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। साथ में नवाब का पद भी समाप्त कर देते हैं। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर बन के आते हैं तो पहले द्वैत शासन समाप्त कर दिया 1772 में, उसके बाद बंगाल का नवाब का पद भी समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह बंगाल का अंतिम नवाब कौन बनते हैं? मुबारक उद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब बनते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़े तो 1783 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ा था। बिहार में क्या पड़ा? अकाल। कब? 1783 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ा, जिससे 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्डस्टीन के द्वारा गोलघर का निर्माण करवाया जाता है। कहाँ? पटना में गोलघर का निर्माण कौन से इंजीनियर करवाते हैं? तो ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्डस्टीन के द्वारा गोलघर का निर्माण किया जाता है पटना में। चलिए आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही था। आज हमने यूरोपीय कंपनी का प्रवेश देखा बिहार में, और कल का टॉपिक जो रहने वाला है, कल का टॉपिक बिहार में जनजातीय विद्रोह। बिहार में जनजातीय विद्रोह। वही बात करें आज का प्रश्न था। आज के प्रश्न के बारे में बात करें, क्या था आज का प्रश्न? क्या था? बिहार में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था? इसका ऑप्शन है पुर्तगाल, उसके बाद डच या अंग्रेज, या ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच। तो इन चारों में से सबसे पहले कौन बिहार में आए थे? तो उसके बारे में आप लोगों को आंसर देना का कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा ज़रूर। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।